सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। यप, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कि तुमने उसे देख लिया, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, जहाँ पे फाइनली वांग लिन ने अपने लिए न्यू बॉडी को फॉर्म भी कर लिया था, साथ ही वांग लिन ने हेवन डिफाइंग बीट को भी ओपन कर लिया था। लेकिन वांग लिन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके अंदर से उसे इतनी मिस्टीरियस सी चीज देखने को मिलेगी, यानी कि एक पर्पल कलर का जाइंट सा गेट जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा आर्म बाहर निकल के वांग लिन को अपनी तरफ बुला रहा था। पर फिलहाल वांग लिन इससे जैसे तैसे बच जाता है और हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंग बीट वापस से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाती है, यानी कि जिसे एक्टिवेट करने के लिए वांग लिन को ऑलमोस्ट 1000 साल से ज्यादा लग चुका था। जिसके बाद वांग लिन अपने थंडर बीस्ट के साथ थंडर लेक में पहुंच जाता है, जहाँ पे बैठ के वांग लिन अपने थंडर ओरिजिन स्पेल को कल्टीवेट करने वाला था कि तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि थंडर बीस्ट पे सवार था। और जैसा कि तुम्हें भी पता है कि थंडर टेम्पल के जो मैसेंजर्स होते हैं उन्हीं के पास ये थंडर बीस्ट होते हैं। सो यानी कि ये एक मैसेंजर था जो कि इस थंडर लेक को देख के कहता है कि बहुत ही जल्द थंडर सेलेस्टियल रियलम ओपन होने वाला है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा ओरिजिन एनर्जी को गैदर करना होगा, और वो भी इस थंडर लेक पे जाके। और अब आगे हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि एक मिडिल एज्ड मैन था। वो यहाँ पर अपने थंडर बीस्ट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि न जाने इस बार थंडर सेलेस्टियल रियलम में कौन सा ट्रेजर अपीयर होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो चाहे जो भी ट्रेजर हो उसके लिए बाकी के जो मैसेंजर्स है ना, ये जी जान लगा देंगे और एक खूनी जंग भी यहाँ पे होने वाली है। पर तभी उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। वो कहने लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे साउथर्न एरिया में किसी ने हेवन डिफाइंग बीट को एक्टिवेट किया है, और क्योंकि उस मिस्टीरियस बीट्स के अपीयरेंस होने की वजह से यहाँ पर ये थंडर लेक बना, और अब ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी जगह बन चुकी है क्योंकि मैं यहाँ पर अपने थंडर स्पेल्स को कल्टीवेट कर सकता हूँ। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि इसी लेक के अंदर मौजूद था, और वो बार बार थंडर ओरिजिन स्पेल ये कह रहा था। जिसके बाद वो अपने हाथों से सील बनाता है और अपने दोनों हाथों को अपने नीज पे रखता है, और ये एक ऐसा स्पेल है जिसके जरिए से जो हेवनली थंडर होती है उसके अंदर मौजूद ओरिजिन एनर्जी को तुम अपना बना सकते हो। और ऐसे जो स्पेल होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, सिर्फ सेकंड स्टेप के जो कल्टीवेटर्स होते हैं वही ऐसा कुछ कर पाते हैं। इसी के साथ वांग लिन के हाथ हवा में फ्लोट होने लगते हैं और वो कुछ सील्स को बनाता है, और ये नॉट अलग अलग टाइप के कुछ सील्स थे जो कि आसपास की थंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जिसके बाद जैसे जैसे ये थंडर वांग लिन के बॉडी में एंटर होती है तो वांग लिन की बॉडी अपने आप ही इस चीज को अब्सॉर्ब करने लगती है कि तभी वांग लिन के हैंड्स इमीडिएटली थंडर ओरिजिन स्पेल को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और वांग लिन के बॉडी के अंदर हम एक वॉर्टेक्स को बनता हुआ देख पा रहे थे जो कि बाहर की जो थंडर एनर्जी होती है ना, इसे ग्राइंड करके इसके अंदर से ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी। साथ ही यहाँ पर इस स्पेल को यूज करने से पहले साफ मेंशन किया गया था कि ये बहुत ही रेयर स्पेल है और सिर्फ वही लोग इसे परफॉर्म कर सकते हैं जिनकी बॉडी इतनी ज्यादा थंडर को अडेप्ट कर पाए। और जैसा कि तुम्हें और मुझे पता है कि वांग लिन की बॉडी का जो ओरिजिन सोल है वो ऑलरेडी एंशिएंट थंडर ड्रैगन के साथ फ्यूज हो चुका है। अब तो वांग लिन की बॉडी भी थंडर से ही बनी हुई है, तो इसलिए वांग लिन को किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो था, और काफी वक्त के बाद जब वांग लिन अपनी आंखें खोलता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। हालांकि उसके बॉडी के अंदर ये जो ओरिजिन एनर्जी थी ये बहुत ही कम था, और जब तक इसे केयरफुली ऑब्जर्व ना किया जाए तो शायद किसी को पता भी ना चले। लेकिन वांग लिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, कोई इसे किसी ट्रेजर की तरह समझ रहा था, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेप के कल्टीवेटर के लिए जो ओरिजिन एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज्यादा लग्जरियस चीज होती है, यानी कि ये तुम्हें थोड़ा बहुत मिलता है, तुम्हें इसका एक्सेस मिलता है, लेकिन तुम इसे रिकवर या बढ़ा नहीं सकते। ये जो चीज है ये तुम सेकंड स्टेप में जाने के बाद ही समझ सकते हो, और ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वांग लिन इसे थोड़ा बहुत भी कर पा रहा था। इसी के साथ वांग लिन खुश था, लेकिन उसे पता था कि ये जो ओरिजिन एनर्जी उसने अभी रिफाइन किया है इसके अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज है जिसे कि वांग लिन को निकालना ही होगा। और वांग लिन भी इस काम में लग जाता है, लेकिन जैसे ही वांग लिन थोड़ा ऑफ गार्ड होता है वो इम्प्योरिटी सीधा वांग लिन के ओरिजिन सोल की बजाय उसके फोरहेड पे मौजूद उस हेवन डिफाइंग बीट की तरफ रुक करती है और तेजी से जाके हेवन डिफाइंग बीट के साथ मर्ज हो जाती है, जिससे कि वांग लिन की जो ओरिजिन सोल है सिर्फ वही नहीं बल्कि उसकी बॉडी भी बुरी तरीके से कांप उठती है, और ये लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पर इस चीज की वजह से जो हेवन डिफाइंग बीट है ये वांग लिन के कंट्रोल में नहीं था, वो उसके फोरहेड के जरिए से बाहर आता है और यहाँ पे वापस
वापस से वही सीन क्रिएट होता है। आसपास इतनी जोरों की बिजलियां कड़कती है और सारी की सारी बिजलियां भी इसी हेवन डिफाइंग बीट से अट्रैक्ट होने लगती है। वांग लिन कंफ्यूज था कि आखिर ये हुआ क्या। अब ये हेवन डिफाइंग बीट जो था वांग लिन के सामने रोटेट करता है और हर एक टर्न के साथ ये बहुत से अमाउंट में थंडर एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे हेवन डिफाइंग बीट के आसपास वही पर्पल कलर की लाइट वापस से दिखने लगा। वांग लिन के सामने वही सारा नजारा वापस से होने लगता है, लेकिन यहाँ वांग लिन को कोई आइडिया नहीं था कि ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहली बार हेवन डिफाइंग बीट अपीयर हुआ था। और यहाँ पर जितनी भी चीजें हुई हैं, फिर चाहे वो थंडर लेक हो या आसपास का वो जो एस्ट्रॉइड से घिरा हुआ वो थंडरस प्लेनेट, ये सब कुछ हेवन डिफाइंग बीट के अपीयर होने से हुआ था, जिसने की हेवन को चैलेंज किया था। और इत्तेफाक से वांग लिन बिल्कुल वही जगह पे आके रुका जहाँ पे सबसे पहली बार हेवन डिफाइंग बीट अपीयर हुआ था, जिसका मतलब ये है कि हेवन डिफाइंग बीट अपने ओरिजिनल लोकेशन में पहुंच चुका है। और इसी वजह से वांग लिन को वो जो कंफर्टेबल वाली फीलिंग आ रही थी उसकी ओरिजिनल सोल से, वो असल में हेवन डिफाइंग बीट की तरफ से आ रही थी। हालांकि अब तक हेवन डिफाइंग बीट का कोई ओनर नहीं था, लेकिन वांग लिन ने वो 5 एलिमेंट्स को लाकर इस हेवन डिफाइंग बीट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था, जिस वजह से वो डोर भी ओपन हुआ। और इसी डोर के ओपन होने का मतलब ये है कि इस हेवन डिफाइंग बीट ने अपने ओनर को रिकॉग्नाइज कर लिया है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से ये जो गेट है ये अपीयर होता है, वही आर्म वांग लिन को नजर आता है। हालांकि वांग लिन ने एक बार इस गेट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार आसपास की ये जो थंडर एनर्जी है ना, ये सीधा जाकर इस आर्म को पूरी तरीके से लॉक कर देती है। लेकिन वांग लिन को एक मिस्टीरियस सी वाइब आ रही थी और वो सोच लेता है कि अब जो होगा भाई देखा जाएगा, और वो हवा में जंप करता है, सीधा इस जायंट से डोर की तरफ रश करता है। और वांग लिन अपने मन में सोच रहा था कि बस इस थंडर ने इसके हाथ को पूरी तरीके से जकड़ के रखा है, इसी वजह से मैं अंदर जा रहा हूँ, वरना मैं कभी भी अंदर जाने का रिस्क नहीं लेता। साथ ही वांग लिन को यह भी पता था कि अगर उसने इस बार इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फ्यूचर में कभी भी वो इस अपॉर्चुनिटी को वापस नहीं पा पाएगा और वो कभी नहीं जान पाएगा कि आखिर इस दरवाजे के उस पार है क्या। वांग लिन यहाँ तेजी से पड़ता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है, उसकी बॉडी वहीं पे पॉज हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया यहाँ रुक चुकी है। वांग लिन यहाँ पे कहता है कि ये तो हेवन डिफाइंग स्पेस बीट है, और वांग लिन इस जगह को तुरंत ही पहचान गया था जब उसने पहली बार इसे देखा। यहाँ पर हम एक बॉल ऑफ लाइट को देखते हैं जो कि वांग लिन को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन अचानक से ये इतनी तेज रोशनी बिखेरता है कि ये बॉल ऑफ लाइट किसी प्लेनेट जितना ह्यूज हो जाती है, जो देखकर वांग लिन शॉक्ड था। और इसके अंदर से जो ऑरा आ रही थी ना, ये विटैलिटी इतनी ज्यादा प्योर थी कि जैसे किसी न्यू बॉर्न बेबी की हो। वांग लिन देखता है कि ये किसी कल्टीवेशन प्लेनेट जितना बड़ा हो चुका है, जिसमें पहाड़ नदियां सब कुछ है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ये बड़ा सा प्लेनेट वापस से एक बॉल ऑफ लाइट के छोटे से शेप में आ जाती है और वांग लिन कंफ्यूज था और वो एंडलेस स्पेस में हवा में बस उड़ता रहता है। इस दौरान वांग लिन को वैसे ही छोटे छोटे बॉल ऑफ लाइट जो कि बिल्कुल छोटे से प्लेनेट बनते हुए नजर आ रहे थे, और वांग लिन हजारों सालों तक बस एक सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाता है कि जो मिस्टीरियस सी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आखिर इसका सोर्स क्या है। ऐसा लग रहा था कि वांग लिन यहाँ पर दाव को समझ रहा है और वो दाव को ही ढूंढ रहा है, पर तभी वो रुक जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद ही एक दाव है। और जब वांग लिन रुक जाता है तो उसका दिमाग भी शांत होता है और फिर वांग लिन की ये जो बॉडी है ये भी एक बॉल ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और धीरे धीरे करके टाइम बीतता है और वांग लिन खुद ही एक जैसे बहुत बड़ा प्लेनेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि आसपास की डस्ट को अब्सॉर्ब करने लगती है। जैसा कि एक प्लेनेट बनने का पूरा सिस्टम होता है, तो वांग लिन जो प्लेनेट बन चुका है उसके अंदर अब उसे माउंटेन, रिवर्स, पूरी लाइफ नजर आती है। और इस प्लेनेट के नॉर्दर्न पार्ट में एक कपल अपनी जिंदगी बहुत ही शांति से गुजार रहा था। बाकी के इलाके में गांव वाले बसे हुए थे कि तभी यहाँ पर हम एक रे ऑफ लाइट को भी जाता हुआ देखते हैं, जो कि असल में एक वुमेन की थी। और ये जो लेडी थी ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और जब वो इस प्लेनेट को देखती है तो वो कहती है कि आखिर मुझे इससे इतनी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है। पर थोड़ी देर इस प्लेनेट को देखने के बाद ये औरत भी यहाँ से उड़ते हुए दूर चली जाती है और कहती है कि मुझे इसका जवाब ढूंढना ही होगा। ऐसे ही काउंटलेस ईयर्स बीत जाते हैं और जो चीज नहीं बदलाता वो थे ये 3 लोग, यानी कि वो 2 कपल और तीसरी ये वुमेन जो कि अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि ये तीनों लोग भी यहाँ पे बॉल ऑफ लाइट बन जाते हैं। पर तभी जैसे मन एक बड़ा सा हाथ आता है, इन तीनों बॉल ऑफ लाइट को कैप्चर कर लेता है और तभी वांग लिन की कॉन्शियसनेस भी वापस आ जाती है और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि अच्छा तो ये है दाव। वांग लिन की आवाज वॉइड में ऐसे गूंजने लगती है और वांग लिन समझ चुका था कि दाव असल में वो खुद ही है। वो अपने सामने बहुत से बॉल ऑफ लाइट्स को देखता है जो कि लाइफ से डेथ में चेंज होते हैं, फिर डेथ से लाइफ, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और ये बेसिकली उनका दाव ऑफ लाइफ एंड डेथ है। कर्मा के साइकिल में जब कोई कार्मिक इफेक्ट होता है तो वहाँ पे एक कार्मिक कॉज भी होता है, जैसे कि ली मुआन जो कि अपने सवाल का जवाब ढूंढने में पूरी जिंदगी बिता लेती है। वही वांग बिंग जो कि एक ऑर्डिनरी लाइफ जीता है, ये उसका कार्मिक दाव है। यहाँ
पर ये सारी चीजें फील करते हुए वांग लिन को ऐसा लगता है कि जैसे अब उसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छे से समझ आ चुका है। पर जब वो ज्यादा डीप में सोचता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा था कि वांग लिन कुछ देर तक तो बस ऐसे ही कंफ्यूजन और रियलिटी इसमें खोया हुआ रहता है। पर तभी वांग लिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, अपने दिमाग को शांत करता है, तो वो देखता है कि वो ऑलरेडी उस दरवाजे के बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो गेट था वापस से हेवन डिफाइंग बीट में कन्वर्ट हो जाता है और वांग लिन के पास हेवन डिफाइंग बीट मौजूद था, लेकिन अब इस बीट में चेंजेस आ चुके थे। पहले इसमें 5 एलिमेंट्स मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर यिन और यांग एनर्जी का लोगो आ चुका था। यिन जो कि अब यिन एनर्जी को यहाँ पे मून और यांग एनर्जी को सन रिप्रेजेंट कर रहा था और ये हेवन डिफाइंग बीट के दोनों तरफ इनका मार्क बन जाता है और अब ये सीधा वांग लिन के फोरहेड के जरिए से उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। और वांग लिन यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसने हजारों सालों का ये जो सफर किया था, ऐसा लग रहा था मानो कि कुछ ही सेकंड की बात हो। और वांग लिन ने अभी अभी जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, जो भी उसने देखा, जो कि किसी सपने जैसा था, वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। ये एक हेवनली अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बता सकता था और ना कोई इस पे यकीन करने वाला है। और हाँ, वांग लिन को ये जो चीज इतनी ज्यादा प्रीशियस लगी कि अगर ऑल सीर को इसके बारे में खबर मिल जाए तो वो अपना सब कुछ देकर भी वांग लिन से ये नॉलेज हासिल करना चाहेगा, क्योंकि वांग लिन यहाँ दाव को समझ चुका है और दाव को समझने की ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि दाव के इस क्वेस्ट को अनलॉक करने के लिए 10,000 साल से भी ज्यादा का लंबा कल्टीवेट करना पड़ेगा। तब भी किसी बात की गारंटी नहीं है क्योंकि ये थर्ड स्टेप पे जाने का रास्ता है। वांग लिन अभी भी हेवन डिफाइंग बीट के इस मिस्टीरियस पावर को समझ नहीं पा रहा था। इस जर्नी में वांग लिन की कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन उसका जो दाव के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी ये काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि वांग लिन ने इस वक्त थर्ड स्टेप पे जाने के रास्ते को देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो दूसरा थंडर मैसेंजर था वो आसपास की जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है इन्हें देख के समझ आता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उसकी नजर वांग लिन पे जाती है जो कि थंडर लेक के ऊपर फ्लोट कर रहा था। और जैसे ही वांग लिन इसकी तरफ मुड़ता है और ये बंदा वांग लिन की आंखें देखता है तो वांग लिन की आंखों में वो कड़ाके की इसे बिजली नजर आती है कि इसे ऐसा लग रहा था कि इसकी ओरिजिनल बॉडी और इसकी ओरिजिनल सोल यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगी। इतना ज्यादा वांग लिन की आंखों में कंफ्यूजन और बेसिकली वांग लिन इस वक्त थर्ड स्टेप के ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन इस दौरान उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो पीछे अब हटना शुरू कर देता है, लेकिन कि वांग लिन की आंखों में उसे वो पावर नजर आ रही थी कि जैसे पूरा का पूरा हेवन उससे कह रहा है कि आज यहाँ पे ये मारा जाएगा। इस बंदे के चेहरे से पसीने आने लगते हैं और उसका जो बीस्ट था यानी कि इसका वाला थंडर बीस्ट ये भी डर के मारे कांप रहा था। ये बंदा मनी मन कहने लगता है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि इन नजरों से बच पाएगा। इतना ज्यादा पावर इस वक्त वांग लिन के अंदर वो फील कर पा रहा था। उसे तो ये लग रहा था कि वांग लिन शायद ऑल हेवन स्टार सिस्टम का कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर होगा, यानी कि पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम का ये सबसे पावरफुल बंदा होगा। और तभी वो कंफ्यूजन के साथ कहने लगता है कि ये तो दाव व्यू है। हाँ, ऐसा ही होगा, ये जरूर हमारे लेजेंडरी दाव व्यू होंगे। असल में यहाँ पे दाव व्यू एक ऐसा व्यू है जिसके अकॉर्डिंग की बहुत साल पहले ऑल हेवन स्टार सिस्टम में एक बंदा अपीयर हुआ था जिसने की अपने एक सिंगल स्पेल से जितने भी सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर्स थे उन सभी को उसने हरा के रख दिया। बस कुछ ही ऐसे थे जो कि यहाँ पे सरवाइव कर पाए, लेकिन जब उनमें से किसी एक ने पूछा कि आखिर ये कैसा स्पेल था तो बस उसने ये बताया कि इस स्पेल को दाव व्यू कहा जाता है। और वो आदमी बताता है कि ये कोई ऐसा स्पेल नहीं है जिसे कि मैंने क्रिएट किया हो, बल्कि इसे तो तुम सब भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये थोड़ी दूरी पे चला जाता है ताकि वो वांग लिन के निगाहों से बच पाए। अब यहाँ पे तभी उसकी नजर उस सिल्वर हॉर्न बीस्ट पे जाती है और उसके सिल्वर हॉर्न को देख कर ही वो बहुत बुरी तरीके से कांप उठता है कि तभी उसकी नजर एक ये लेवल के पपेट यानी कि वो सेलेस्टियल गार्ड पे जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि थंडर बीस्ट सिर्फ जो थंडर टेंपल के मैसेंजर्स होते हैं उनके पास होते हैं, तो ये बंदा सेकंड्स में समझ जाता है कि ये भी एक थंडर सेलेस्टियल टेंपल का ही एक मैसेंजर है। यहाँ पे वांग लिन की आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती है और ये मैसेंजर जिसका नाम शॉन्ग गैंग हु है वो इमीडिएटली वांग लिन के सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि जूनियर एक सेकंड रैंक का थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैसेंजर है और मैं सीनियर को ग्रीट करता हूँ। और ये जो शॉन्ग गैंग हु है इसका टैलेंट जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम में 30 टॉप कल्टीवेटर्स है उनमें शुमार किया जाता है। और शॉन्ग गैंग हु का जो कल्टीवेशन लेवल है वो कॉर्पोरल यांग स्टेज यानी कि जिसे ट्रू सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर भी कहा जाता है। यहाँ पे वांग लिन जैसे ही शॉन्ग गैंग हु को देखता है तो वो बिना किसी देरी के इससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई खास काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वांग लिन को इस वक्त थर्ड स्टेप के बारे में और भी बहुत सी चीजें जाननी थी। तो वांग लिन को फोकस करना था, लेकिन शॉन्ग गैंग हु वांग लिन को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है कि मैं शॉन्ग गैंग हु फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि साउथर्न रीजन में मौजूद है। मैं बस आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये देखकर वांग लिन उसकी तरफ देखने लगता है और ये बंदा कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि जूनियर इस लायक नहीं कि आपसे कोई प्रॉमिस ले सके, लेकिन
लेकिन मेरे बहुत से जान पहचान है और काफी अच्छी जगह मेरी पहुंच है, तो आप मुझसे जो कहोगे मैं आपके लिए वो करूंगा। बस मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ और बदले में मैं अपनी दाव सोल का कुछ पोर्शन आपको दूंगा। अब वांग लिन ये सुनकर थोड़ा इंटरेस्टेड होता है और अपना सिर हिलाता है, जो देखकर वो कुछ हैंड सील्स को बनाता है और उसके फोरहेड के जरिए से उसका जो दाव सोल है वो बाहर आने लगता है। साथ ही उसका डोमेन भी बाहर निकलने लगता है और अपने दाव सोल को किसी को देना ये तुम्हारी सिंसियरिटी को साबित करता है। अब वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, पर वांग लिन समझ जाता है कि जब वो ख्यालों में खोया था तो इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा कि वो इस हद तक गिरने पे मजबूर हो गया है। और फिर वांग लिन उससे कहता है कि तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे, जिस पे वो कहता है कि जूनियर कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है। जिसके बाद वांग लिन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पर वो बताता है कि जूनियर असल में थंडर सेलेस्टियल रियलम में जाना चाहता है, जो कि बहुत ही जल्द ओपन होगा और उसके लिए मुझे ओरिजिन एनर्जी की जरूरत थी, इसी वजह से मैं यहाँ इस जगह पे कल्टीवेट करने आया हूँ। इसी के साथ वांग लिन जैसे ही इसकी दाव सोल को देखता है तो इसे लिंग तियानहू जैसी ऑरा इसमें फील हो रही थी कि जैसे इसका ये जो डोमेन है ये लिंग तियानहू से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन शेंग गांग हू का जो लाइफ स्टाइल है ये काफी ज्यादा अलग रहा है। इसी वजह से इसमें कुछ डिफरेंसेस भी वांग लिन को नजर आती है। यहाँ पे वांग लिन को इससे पता चलता है कि अगले आने वाले 10 सालों के अंदर सेलेस्टियल थंडर रियलम ओपन होगा और जो कि हर 100 साल में एक बार होता है और थंडर फर्नेस के जरिए से ही कोई वहाँ पे एंटर कर पाएगा। वांग लिन उससे कहता है कि सेलेस्टियल रियलम तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहाँ भी ये सुनकर ये जो मैसेंजर था ये थोड़ा हैरान था और तभी वांग लिन कहता है कि हाँ मैं इस ऑल हेवन स्टार सिस्टम का नहीं। अब यहाँ पे ये जो बंदा था ये बताने लगता है कि हमारा जो थंडर सेलेस्टियल रियलम है थैंकफुली ये ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। साथ ही वांग लिन को ये भी पता चलता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है जो कि वहाँ पे जाने से इंसान को रोकती है वो बस यही है कि यहाँ पर जा तो कोई भी सकता है, इवन की सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर्स भी कुछ सीक्रेट मेथड्स का यूज करके, लेकिन वहाँ पे कोई भी निर्वाणा कैरियर से आगे की पावर को यूज नहीं कर सकता। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर काफी सारे डिटेल्स का पता लगा लेता है और फिर से कहने लगता है कि ठीक है अब जो भी मैंने तुमसे पूछा सब कुछ भूल जाओ और तुम यहाँ पे रह के कल्टीवेट कर सकते हो, लेकिन तुम इस ओल्ड मैन को यहाँ डिस्टर्ब नहीं करोगे। अब वांग लिन यहाँ पर खुद को एक ओल्ड मैन कह के रिप्रेजेंट करता है ताकि थोड़ा वजन पड़े। अब यहाँ पे वो ये देख के हैरान था कि वांग लिन इस लेक के और गहराई में जा रहा था और जहाँ पे इसका एक कदम भी ठीक से जम नहीं रहा था, वांग लिन उसी लेक के अंदर 100 कदम आगे चला जाता है। अब ये देख कर ये बंदा और ज्यादा बुरी तरीके से कांप रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि मैंने जो जो चीजें इन्हें दी है, जो जो सिंसियरिटी दिखाई है और जो प्रॉमिस मैंने लिया है, उसके बाद ये तो मुझे नहीं मारेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन ओरिजिन एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और ऐसे ही वक्त 2 साल आगे चला जाता है। यहाँ पे वांग लिन अपनी जगह से उठता है, उसे और ज्यादा डीप में जाना था, जो देखकर शेंग गांग हू भी एक्साइटेड था। उसका थंडर बीस्ट भी वांग लिन को बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ देख रहा था। शेंग गांग हू को ये लग रहा था कि वांग लिन शायद यहाँ पर कोई बहुत ही तगड़ा वाला स्पेल यूज करने वाला है, जिसे कि देख के ये भी कॉपी करने की कोशिश करेगा या उसे बहुत ही ज्यादा गाइडेंस भी मिलेगी। लेकिन वांग लिन जैसे ही पहला कदम आगे लेता है वहाँ आसपास एक से बढ़कर एक एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। ऐसे ही करते करते वांग लिन 3 कदम आगे लेता है, वांग लिन 10 कदम ऐसे ही और फिर थोड़ा सा और आगे जाता है और 10 कदम पे जाके रुक जाता है, जो देखकर इस बंदे को भी थोड़ा ख्याल आता है कि यार आखिर ये यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं। शेंग गांग हू को भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसे वांग लिन से कोई पावरफुल स्पेल देखना था, पर वो डिसअपॉइंट होके वापस से कल्टीवेट करने लगता है और उसका वो जो दाव सोल का हिस्सा था वो भी अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो थंडर लेक के जो सेंटर वाले एरिया को जब देखता है तो वो बिल्कुल वापस वैसे ही खो जाता है जब वो उस गेट के उस पार देख रहा था, यानी कि जब वो थर्ड स्टेप के उस रास्ते को देख रहा था तो बिल्कुल वैसे ही वांग लिन यहाँ पे भी खो जाता है। जिसके बाद वांग लिन की बॉडी अपने आप मूव करती है और एक एक कदम वो आगे बढ़ाता है और जैसे ही वांग लिन पहला स्टेप लेता है उसके पैरों से थंडर बोल्ट बाहर निकलती है। ऐसे ही करते करते वांग लिन तीसरा, चौथा और 5वां कदम भी लेता है, जो देख कर शेंग गांग हू और बाकी सब वापस से एक्साइटेड हो जाते हैं। इवन कि वांग लिन का जो थंडर बीस्ट है वो भी कभी वांग लिन को देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन आज जब वो वांग लिन को देख रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि वांग लिन जितना भी थंडर है उस सभी को मास्टर कर चुका हो। ऐसा लग रहा था मानो कि ये थंडर लेक वांग लिन का यहाँ पे वेलकम कर रही है। पर तभी ऐसे ही करते करते जब वांग लिन एक हद तक पहुंच जाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है और वांग लिन भी यहाँ देख के हैरान था कि वो इतनी दूर तक आ चुका है। अब यहाँ पे वांग लिन लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और मन में कहता है कि मैं थंडर ओरिजिन स्पेल को काफी ज्यादा समझ चुका हूँ। वांग लिन कहीं ना कहीं जानता था कि ये सब कुछ जो है ये थर्ड स्टेप से रिलेटेड है। इसी वजह से वांग लिन बिना किसी देरी के अब अपनी ओरिजिन एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने पे फोकस करता है क्योंकि उसे हर हाल में सेकंड स्टेप पे पहुंचना था। कि तभी यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट नजर आती है। एक बंदा जो कि अपने वुडन फ्लाइंग सॉर्ड पे सवार था वो यहाँ से गुजर रहा था और कहता है कि ये जगह तो कुछ ठीक ठाक लग रही है। अब यहाँ पे शेंग गांग हू जब इसे देखता है तो हैरानी के साथ कहता है कि ज़ेन
वांग ली आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। पर हम देखते हैं कि इस बंदे की नजर तो वांग लिन पे फिक्स थी, लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। भले ही वांग लिन की कल्टीवेशन को देख पा रहा था, पर अगर वो इस थंडर लेक के इतना डीप में है तो जाहिर है कि बंदा कुछ अलग ही लेवल पे होगा, तो इसीलिए वो कोई भी एक्शन नहीं लेता। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।